जी पास पेपर 17 जितना सोल्यूशन हो गया था वो सामने रखें, बाकी ट्राई किया, डेप्रिसिएशन की एंट्री की, हाथ खड़ा करें, चले देख लेते हैं। क्लोजिंग एंट्री मैंने पेंडिंग करवाई हुई है। हाँ, वो IS2 इन्वेंट्रीज पढ़ेंगे, उसमें भी क्लोजिंग एंट्री एक सवाल में आएगी, एक या दो सवाल में। तो किसी एक जगह पे 2 से 3 टॉपिक्स में ये बात IK अपने टेस्ट की है रिसेंट क्वेश्चंस में ना, तो ये सिखाना है क्लोजिंग एंट्रीज का कॉन्सेप्ट, बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसको अभी नहीं सिखा रहा, उसको किसी और टॉपिक में सिखाकर क्लोजिंग एंट्री का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, तो ये एक एंट्री जो रहती है इसको हम यहाँ पे आके पास कर लेंगे, ठीक है? ओके, अच्छा जी, जबरदस्ती डिस्पोजल नहीं बनाया था भाई, मैंने आपसे कहा था कि मैंने ये एंट्री की थी कि डिस्पोजल है भी है, ये ड्राइंग्स भी हैं, ठीक है? अब हमने कितने लैपटॉप कितने थे? 2 थे। ये 2 कितनी कॉस्ट कितनी थी इनकी? ये हमने 245 के खरीदे थे, ठीक है? अब अगर आप ये 245 के खरीद कर कितने साल इस्तेमाल कर चुके हैं वैसे? यानी एक्यूमुलेट डेप्शन निकली थी ना, एक्यूमुलेट डेप्शन कितनी निकली थी? बोलो, मैं इसको उड़ा देता हूँ, आपको लग रहा है ना ये जबरदस्ती एक्यूमुलेट बनाया, मैं उड़ा दूंगा इसको, टेंशन ना लो। बताओ बताओ कितना आया था? 39.2, ठीक है? अब जरा गौर से सुनो मेरी बात, आपके एसेट की औकात कितनी है इस वक्त किताबों में? वो तो आपकी औकात कुछ नहीं है ना, एसेट की तो फिर भी है भाई साहब, इंसान की औकात कुछ नहीं है, एसेट की तो कुछ ना कुछ औकात है। जी कैलकुलेटर हाथ में रखें, कैलकुलेटर। 245 में से 39.2 माइनस करें, 205 कह लूं। अब आपने एक एसेट खरीदा था 245 का, बड़े ध्यान से ये बात सुननी है, जैसी एडजस्टमेंट फिर और कोई नहीं नजर आनी है आपको, ये एक ही है एडजस्टमेंट पूरे पास पेपर्स में। आपके एसेट की औकात कितनी है? 205। आपने एक एसेट खरीदा था 245 का और आपने वो इस्तेमाल किया, और इस्तेमाल करके अब उसकी वैल्यू आपकी किताबों में कितनी है? 205 की। अब अगर आप ये कहें कि मैंने वही बचपन वाली एंट्री करनी है, ड्राइंग्स डेबिट फिक्स्ड एसेट क्रेडिट 245 से, दिल में ये आ रहा है, ये एंट्री कर लें, 245 का एसेट है, 245 से ड्राइंग्स डेबिट, ये एंट्री करता तो बिल्कुल राजी थे आप लोग, ठीक है? पर भाई ये एंट्री गलत है, एसेट 245 का है ही नहीं, आप कैसे ड्राइंग्स? अगर आप ये बात करना चाह रहे हैं
तो जब आपने यहाँ पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 29 की लिखनी है, जो कि आप इस्तेमाल कर चुके हैं, 29 नहीं 39 सॉरी, ठीक है, तो आपको ये तो 39 का गेन आ जाना है। आ रहा है नहीं आ रहा गेन? यानी आप अपने ओनर को एसेट बेच रहे हैं और उससे गेन कमा रहे हैं। ओनर को पता लग गया तो आपको दूसरे दिन वो दफ्तर में आने नहीं देगा, ठीक है। ओनर को छोड़ो, यहाँ पर तो कंपनीज बिजनेसेस अपने एम्प्लॉयज़ को बुक वैल्यू पे एसेट ट्रांसफ़र कर दिया करती हैं। जब आप ऑर्गेनाइजेशंस में जाएंगे, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, तो क्या होता है, 5 साल के लिए मैनेजर्स को गाड़ियाँ देती हैं, कंपनी मेंटेन्ड कार्स मिलती हैं, ठीक है। अब 5वें साल के एंड पे वो कंपनी ने गाड़ी चेंज करनी होती है, नई गाड़ी उनको देनी होती है। तो कुछ कंपनीज, अच्छी कंपनीज, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या करती हैं, उनकी पॉलिसी होती है कि जो बुक वैल्यू है उस पर आप ले लो ये। अब एक गाड़ी मिसाल के तौर पे 10 लाख की है और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन रेट था 10%, तो 5 साल में वो 5 लाख डेप्रिशिएट होकर 5 लाख पे पहुंच चुकी है। आज उसकी बुक वैल्यू कितनी है? 5 लाख। मार्केट में आपको पता है गाड़ियां पाकिस्तान के अंदर वो प्लॉट लैंड की तरह से बनी हुई हैं, उनकी कीमत गिरने रही, उल्टा बढ़ती जा रही है। तो वो 5 लाख वाली जो किताबों में गाड़ी नजर आ रही, हो सकता है वो बाजार में आज नई 10 की बजाय वो 15 की पहुंच गई हो, तो आप वाली 12 की हुई खड़ी हो। लेकिन कंपनीज क्या कहती हैं, इसको आप बुक वैल्यू पर ही ले लें अपने पास, उसको फायदा हो जाता है। तो कंपनीज तो इवन अपने एम्प्लॉयज तक को बुक वैल्यू पैसे ट्रांसफर कर रही होती हैं, लेकिन वो तो फिर ऑप्शन है, फेयर वैल्यू भी बेच सकती थी, ओनर को नहीं कर सकते ये काम, ठीक है। तो इसके लिए अब आसान कर लेता हूं, क्या किया करेंगे, अगर तो फिक्स्ड एसेट ओनर ड्रॉ करे और वो डेप्रिसिएबल भी हो, यानी कि डेप्रिसिएशन रेट गिवन हो, वरना नहीं होगा तो हम क्या कर सकते थे, ठीक है, डेप्रिसिएशन रेट भी गिवन हो तो हम एसेट को बुक वैल्यू पर जो है वो ओनर को ट्रांसफर कर देंगे। क्या करेंगे, एसेट को बुक वैल्यू। तो मैं इसको अलग लिखता नहीं हूं ताकि आपको ये यहां पर देखकर तकलीफ महसूस ना हो। मैं यहां पर लिखता हूं 245 माइनस 39.2 और इसका क्या आंसर हो जाएगा, 205.8 और यही ड्राइंग्स में आप डेबिट कर दो 205.8, ठीक है जी। There is no gain और no loss। तो ये जो 39.2 था ये अब अलग नज़र नहीं आ रहा। अब आपको ये बात ज़्यादा मुनासिब लग रही है कि एसेट को बुक वैल्यू पे ही ट्रांसफ़र करना चाहिए, अपने ओनर से नफ़ा नहीं कमाना। रुपया तो एक नहीं लेना उससे, लेकिन अगर आप देखो पेएबल टूवर्ड्स ओनर कम होता है ड्राइंग्स से, तो आप पेएबल टूवर्ड्स ओनर को अगर 245 से कम करेंगे तो ये तो गलत है। आप चीज़ उसको दे रहे हैं 200 रुपये की और काट रहे हैं उसके 245 रुपये, तो इसका मतलब आप उससे फ़ायदा कमा रहे हैं, तो ये तो मुनासिब नहीं है। ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की खिलाफ वर्जी है कि खुद को चीज़ बेच के खुद से नफ़ा कमाना। ओनर और बिजनेस अकाउंटेंट्स की नज़र में सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट लगता है, वरना तो जो कुछ बिजनेस में पड़ा है वो सबका सब किसका है, ओनर का, ठीक है। अब बात समझ गए हो, ठीक है। तो आप इस एडजस्टमेंट के साथ लिखो, ऐसे ही करो जैसे कल लिखवाया था ना, मैंने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखा था और इसके साथ बैलेंसिंग लिख लिया था। अब वो ख़त्म, अब वो कहानी ख़त्म। आप जाओ उस एडजस्टमेंट के ऊपर और वहाँ पे जाके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को इस तरह करके एक लाइन लगाओ, जो कि बिल्कुल आपने कैलकुलेट की है, सही की है, करना भी ऐसे ही था, ठीक है। ये वैसे एक बार आइएगा, दोबारा आ जाए तो ऐसे ही कर लेना, पेपर में भी एक्यूमुलेशन के ऊपर लाइन लगाओ, ठीक है। और नीचे फिक्स एसेट के आगे ब्रैकेट में 245 में से माइनस कर दो इसको, ठीक है। ये हमने इसको नेट कर दिया, ठीक है ना, माइनस कर दो, ओके। और ये जो आपके सामने वो 245 नजर आ रहा है, इसको भी आप एक लाइन लगाकर सही फिगर लिख दो। सही फिगर क्या है, 205.8। देयर इज नो गेन नो लॉस। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की खिलाफ वर्जी नहीं करनी, खुद को चीज़ बेच के खुद से नफ़ा नहीं कमाना, ठीक है। अब ये बात लिख लें ताकि आइंदा के लिए सनद रहे और काम आए, ठीक है। ये हमने क्या किया है, इसके लिए यहाँ पे स्टार लगा लें, स्टार लगाकर एक बात लिख लें कि अगर ओनर कोई फिक्स्ड एसेट बिजनेस से घर ले जाए
तो उसे ड्राइंग्स कहते हैं। ये तो हमें पता है, पर लिखते जाओ, जल्दी से लिख लो ये जुमला। अगर ओनर कोई फिक्स एसेट बिजनेस से घर ले जाए तो उसे ड्राइंग्स कहते हैं। ठीक हो गया? अभी फुल स्टॉप लगा दो। ये तो बात वो थी जो बचपन में भी पढ़ाई थी, ठीक है, जिससे ये सिखाया था कि एंट्री होगी ड्राइंग्स, डेबिट, एसेट, क्रेडिट। ठीक है, अब अगली बात लिखो। लेकिन ओनर से गेन कमाना प्रूडेंस की वायलेशन है। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है। अच्छा, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट का आपको नहीं बताया हुआ? चलो, अक्लमंदी का एक कॉन्सेप्ट, एक नाम इस्तेमाल होता है, ठीक है, होता रहेगा, फिर समझ भी आ जाएगा जाते जाते। ठीक है, अभी 2-3 जगह पे आगे अहम 2-3 जगह पे इस्तेमाल होना, समझ आ जाएगी। इन्वेंट्री में भी होगा, बैड डाउटफुल डेट में भी। बहरहाल गलती होगी मुझसे, लिख लो। चलो अच्छा, अब गलती होगी तो लिख लो। क्या लिख पा रहा था मैं? लेकिन ओनर से गेन कमाना प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की वायलेशन है। प्रूडेंस, अक्लमंदी का तकाजा नहीं है ये। आप सही है, यही लिख लो, मत लिखो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट जी। ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की वायलेशन है। ओके, इसलिए ड्राइंग्स की एंट्री हमेशा बुक वैल्यू, WDV, इसलिए ड्राइंग्स की एंट्री हमेशा बुक वैल्यू से करनी है। इसलिए ड्राइंग्स की एंट्री हमेशा बुक वैल्यू, ब्रैकेट में लिख सकते हो कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये WDV लिख लो अगर नहीं रिलैक्स हो रहे बुक वैल्यू। इसलिए ये एंट्री हमेशा WDV से पास करनी है। WDV जहां लिखो ब्रैकेट में लिख लो कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड। तो अलग पड़ा रहता, नो इशू, बिल्कुल ठीक था। बट आप लोगों को बिल्कुल ये लग रहा था ये क्या, ये डिस्पोजल है तो डिस्पोजल ही, वो एंट्री गलत नहीं थी, है तो डिस्पोजल ही। ठीक है, क्यों हम ना कहें इसको डिस्पोजल? एसेट का बिजनेस चला जाना डिस्पोजल है। कभी बिक के गया, कभी जल के गया, कभी बह के गया, कभी ओनर ले गया, बिजनेस से तो गया। ठीक है, तो बहरहाल सही एंट्री वही थी, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा आसान कर दिया इस मामले में। ठीक है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, वो अलग बात है कि अभी सवाल के अंदर मैं देखता हूं कि उसने क्या करना है। अगर एक्यूमुलेशन का अकाउंट अलग से पड़ा हुआ है तो फिर वो रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए, नहीं भी करेंगे तो नेट में तो बहरहाल बात वैसी ही हो रही है। एसेट को क्रेडिट से आप कर नहीं सकते, उसमें कॉस्ट पड़ी हुई है। ठीक है, तो मैं वापस ले जाऊंगा। अब ये मैंने आपको समझा दी है ट्रांजैक्शन। ठीक है, अब मैंने आपको समझा दी है ट्रांजैक्शन। ठीक है, अब ज़रा वापस आएँ सवाल के फेस पर। अब मुझे ये बताएं कि सवाल में एसेट अकाउंट किस पे पड़ा हुआ है? कॉस्ट पे। एसेट अकाउंट किस पे पड़ा है? कॉस्ट पे। और एक्यूमुलेशन अकाउंट अलग पड़ा है, ऐसे ही है। तो इसका मतलब एसेट अकाउंट में से कॉस्ट को निकालना पड़ेगा और एक्यूमुलेशन अकाउंट में से उसकी एक्यूमुलेशन को भी निकालना पड़ेगा। तो ये तो करना ही है ना। तो अब वो एंट्री जो कॉन्सेप्ट के लिए बनाई थी वो माजरत के साथ बात खत्म हो गई दोबारा से, और हम अब ओरिजिनल एंट्री बिल्कुल वो क्रॉस के नीचे वाली देखेंगे। मैंने कहा था एक लाइन लगा दो, ठीक है, ओरिजिनल, रॉन्ग और रेक्टिफाइंग में वही पास कर लूँगा। ये समझाने के लिए सिर्फ आपको लिख पा दिया इन बातों को। ठीक है, कॉन्सेप्ट इसके पीछे यही था। बहरहाल ओरिजिनल एंट्री ये होना चाहिए थी। ठीक है जी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 39 से डेबिट होना था, नहीं हुआ, कर लो, एंट्री वैसे ही करनी है। ठीक है, ये क्यों मैं कह रहा हूँ एंट्री वैसे ही करनी है भाई? क्यों मैं कह रहा हूँ एंट्री वैसे ही करनी है? बोलो मुझे ये बताओ, अगर डिस्पोजल की बुक वैल्यू दी होती थी और एसेट अकाउंट कॉस्ट पे होता था तो हमें बुक वैल्यू से कॉस्ट निकालना पड़ती थी या नहीं? क्यों निकालना पड़ती थी? एसेट अकाउंट में से कॉस्ट ही निकल सकती थी। तो यहाँ पे तो एसेट अकाउंट कॉस्ट पे पड़ा है ना, देखो, और एक्यूमुलेशन अलग है, तो इसलिए वो एंट्री दोबारा से मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सही थी। ये सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट दिया है कि बिल्कुल ये ऐसी ही बात है जैसे आपको लग रहा है, वही एंट्री है ड्राइंग डेबिट फिक्स एसेट क्रेडिट। बस ये एसेट डेप्रीशिएबल है तो फिर उसको कॉस्ट पे ना ट्रांसफर करना, वो तो डेप्रीशिएट होकर वैल्यू लूज करके कम हो चुका है।
ठीक है। तो कम वैल्यू कर लो पैन बंद, अलार्म आ गया, जाग जाओ, ठीक है। तो ये वैल्यू कम हो चुकी है, ओरिजिनल वैल्यू पे करोगे तो वो तो तुम गेन कमा रहे हो। तो बात तो ये है, कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है। कॉन्सेप्ट ये है कि ओनर को एसेट ट्रांसफर करना है, ड्राइंग है बिल्कुल, ओनर कोई एसेट ले गया, ड्राइंग है बिल्कुल, लेकिन बुक वैल्यू पर ट्रांसफर करना, कॉस्ट लिखी तो गेन भी चला जाएगा अगर डेप्रिशिएबल एसेट, अगर ना होता तो फिर तो फर्क ही कोई नहीं था, ठीक है। अब बहरहाल ये जरूरी था कि हम इसको एक्यूमुलेटेड डिडक्शन को भी डेबिट करते, ड्राइंग्स को बैलेंसिंग वो तो वही रहनी है, और यहाँ पे 245 ही क्रेडिट करते। तो ओरिजिनल एंट्री आप यहीं पर रहने दें, ये मैंने ओरिजिनल एंट्री को छेड़वाकर सिर्फ आपको समझा दिया कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब आ गई रॉन्ग एंट्री, वो कुछ किया ही नहीं था। कैसे पता लगा था कुछ नहीं किया होगा? ये तो फिजिकल वेरिफिकेशन पता लगा, ठीक है। तो अब रेक्टिफाइंग एंट्री बिल्कुल जैसे हुई पड़ी है उसको चेंज नहीं करना जी। रेक्टिफाइंग एंट्री क्या है? एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन को डेबिट करना था, 39 से नहीं किया तो कर लो। फिक्स्ड एसेट को क्रेडिट करना था कॉस्ट से, 245 से नहीं किया तो कर लो। और बैलेंसिंग फिगर मैंने कल कहाँ फेंक दी थी? वही एंट्री है 205.8 ड्राइंग्स। वो यूं समझें कैश, यूं समझ लें कि 205 वाले एसेट के 205 मिल गए कहीं से, तो नो गेन नो लॉस, यूं समझ ले, यही होता है ना। 205 वाले एसेट के 205 मिल गए, तो रेक्टिफाइंग एंट्री में यही रखना, वो काम सिर्फ समझाया है कॉन्सेप्ट। क्यों? क्योंकि हमारे पास एसेट अकाउंट कॉस्ट पे पड़ा है, तो उसमें से निकलेगी भी एसेट की कॉस्ट, वो थी 245। एक्यूमुलेशन अलग पड़ा है, तो फिर वहां से एक्यूमुलेशन को निकालना है, तो एक्यूमुलेशन को डेबिट करना पड़ा। बैलेंसिंग फिगर वही है, हो वही रहा है, वो अब मैं काट नहीं रहा, हो वही रहा है। एसेट की जो औकात है, बुक वैल्यू है, उस बुक वैल्यू में हमने ओनर को ट्रांसफर कर दिया उसको। क्लियर? ठीक है। और कोई ट्रांजैक्शन? चलें आप डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट निकालते हैं। और आई कैप ने डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट जो था वो, डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट जो था सारी एडजस्टमेंट का अलग अलग निकाला हुआ था। हमने वो सीखा था कि हम इकट्ठा कर सकते हैं, तो हम इकट्ठा ही करेंगे, ठीक है। अब 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारी ट्रांजैक्शंस की तरतीब थी, आप वैसे ही बोलते जाएं। सबसे पहली ट्रांजैक्शन हमने क्या की? फिक्स एसेट जी 240 वाली एडजस्टमेंट है। वो क्या है जी? फिक्स एसेट डेबिट पेएबल क्रेडिट। हुआ क्या है? हमने एक एंट्री रिकॉर्ड नहीं की थी, ऐसे ही है ना? बोलो। अच्छा, अब मैं ये कहूँगा कि आप शॉर्टकट मेथड यूज करें। याद है शॉर्टकट मेथड याद है? यहाँ पे वर्किंग 1 की थी, इसकी डेप्रीसिएशन इम्पैक्ट की। ठहरे आपके जहन में फौरन ये ख्याल आएगा, नहीं याद आ रहा? अच्छा सुने, आपके जहन में फौरन ये ख्याल आएगा कि शॉर्टकट मेथड तो कॉस्ट मॉडल के लिए था, स्ट्रेट लाइन मॉडल के लिए था, ये तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। तो मेरा आपको जवाब है कि हम भी इसमें सिर्फ उन एडजस्टमेंट्स पे शॉर्टकट लगाएंगे जो पहले साल में गलती है। जरा जाके तो देखें ये 240 वाली गलती है, ये क्या गलती है? आखिरी एडजस्टमेंट थी, पढ़ते हैं। इंस्टॉलेशन थी 240 की, जो कि 31 दिसंबर को कंप्लीट हो गया था प्लांट। तो 31 दिसंबर, यकम दिसंबर को प्लांट कंप्लीट हुआ था, तो यकम दिसंबर को एसेट अकाउंट में डेबिट करना था, हमने इसको नहीं किया। अब एक एसेट रिकॉर्ड करना था, इसी साल में नहीं हुआ, तो इसी साल में इस 240 पे डेप्रिसिएशन लगने से रह गई ना। पहले साल में तो WDV होती ही नहीं है। तो आज एक नई बात भी पता लगी, ठीक है। वो बात क्या है कि अगर गलती का साल पहला हो, अगर गलती का साल यही पहला साल ही हो, लेकिन ना पुराने साल से चली आ रही हो, अगर एसेट पुराना होता, ठीक है, कहने का मकसद ये है, अगर एसेट पुराना होता तो आज उसकी कॉस्ट डेप्रिसिएशन के लिए रेलेवेंट नहीं थी, ठीक है। तो इसी साल की एंट्री बन रही है ना, वो एसेट इसी साल का है। एसेट बना या नहीं बना, जो गलती है वो इस साल से रिलेट करती है, वो इस साल वाले एसेट से रिलेट करती है, तो हम शॉर्टकट, इसका मैं कोई रूल लिखवा नहीं सकता, मुझसे बन नहीं रहा, मैं काफ़ी बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं बन नहीं रहा मुझसे, ठीक है ना। तो इसलिए ये ना लिखें, बस समझ तो गए आप लोग कि ये इसकी नेचर समझे ना।
क्योंकि मैं अब ये नहीं कह सकता इस साल का एसेट, आप कहोगे अगर कोई एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया गलती से एसेट तो एक्सपेंस बनना चाहिए था, तो फिर मैं कहूँगा हाँ इस साल की गलती, तो फिर उस तरफ चले जाएंगे। तो समझ गए वो बात कि पहले साल में ही या एसेट आना था या एसेट गलत बना लिया, दोनों गलती होती, या एक्सपेंस बनना था एसेट बना लिया, या एसेट बनना था एक्सपेंस बना लिया, या डिस्पोजल की एंट्री सही नहीं की और वो गलती क्या है, एडिशन भी इसी साल का था, तो डेप्रिसिएशन की जो गलती है वो कॉस्ट, पहले साल पे रेट जो कॉस्ट पे लगता है तो शॉर्टकट से भी काम चल सकता था, हमें कोई ज़रूरत नहीं है डिटेल्ड वर्किंग की। तो कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स के अंदर हम ये शॉर्टकट लगा लेंगे? एडजस्टमेंट नंबर 3 है ना, एडजस्टमेंट 3 थी बेटा, ये पहले मैंने 3 नहीं बोली, 2 है ये, चले तरतीब वही रखें, ठीक है। एडजस्टमेंट नंबर 2। अब रेक्टिफाइंग एंट्रीज आपके सामने है, रेक्टिफाइंग एंट्री में शॉर्टकट लगाओ, 240 से रेक्टिफाइंग एंट्री में एसिड क्या हो रहा है, डेबिट 240। डेप्रीसिएशन रेट क्या है, ऊपर जाकर देखें कितना, 20%। अब देखो ये स्ट्रेट लाइन है या रिड्यूसिंग बैलेंस है, पहले साल में तो रेट ने कॉस्ट पे ही लगना है ना, पहले साल 240 की WDV तो है ही नहीं, ठीक है। हाँ रेजिडुअल वैल्यू होती तो वो भी ऐसी शॉर्टकट से निकलता, स्ट्रेट लाइन में रेजिडुअल वैल्यू हो तो माइनस कर देते हैं, रिड्यूसिंग बैलेंस में इग्नोर कर देते हैं। बहरहाल यही 240 जो है वो रेलेवेंट था, तो चाहे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी आ जाए, अगर वही साल के अंदर से एसेट रिलेट कर रहा है, ठीक है, तो आपने उसके ऊपर भी शॉर्टकट लगा देना है, ठीक है। अब पकड़ो डेट ऑफ एरर, डेट ऑफ एरर एंड सर्कल करो, डेट ऑफ एरर एंड सर्कल करो, यकम दिसंबर एंड सर्कल कर लो, यकम दिसंबर कर लिया। अब ऊपर जाके ईयर एंड कहीं से ढूंढो, ईयर एंड ढूंढो, 31 दिसंबर, बताएं जी ईयर एंड से ईयर डेट ऑफ एरर से ईयर एंड तक कितना बन रहा है, 1/12 जी आंसर। अगर एसेट बढ़ रहा है तो डेप्रीसिएशन को भी बढ़ा लो, ठीक है, सही है, चले ओके। ये बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर बता रहे हैं ना, हाँ, अगर वो आपका सोल्यूशन मैच नहीं करेगा, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है, आप बिल्कुल भी राउंड कर दें, तो इसलिए अगर राउंडिंग में चल रहे हैं तो पॉइंट के बाद जितनी फिगर्स हों वो लिखवाते रहे। यहाँ तक को मसला। अब आए एडजस्टमेंट नंबर 3 में, और आप मुझे इसका जवाब दें, क्या डिटेल्ड वर्किंग की जरूरत पड़नी है यहाँ पर? प्लीज 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 भाई आपस में बात ना करें, अहम बात हो रही है बहुत जी। सब बच्चे एडजस्टमेंट 3 को पढ़ें और डिसाइड करें क्या डिटेल्ड वर्किंग करके गलती का एरर का इंपैक्ट निकलेगा या शॉर्टकट से निकल आएगा। पढ़ तो ले सारे। शॉर्टकट क्यों? इसी साल में एक एसेट को गलत अमाउंट से रिकॉर्ड किया, तो ये गलती का तो पहला साल है, ठीक है, ये जो गलती हुई पहला साल है, तो फिर हम इसको क्या करेंगे, इस साल तो कॉस्ट पर ही रेट लगा हुआ है, शॉर्टकट से ही काम चला लेंगे, ठीक है हजान, ठीक है। आजकल तुम नींद में होते हो ज्यादातर, क्लास बोर हो रहे हो, ओके जी। रेक्टिफाइंग एंट्री से देखें जरा जाके, एसिड बढ़ रहा है कम हो रहा है, एसिड बढ़ रहा है कम हो रहा है। अब लंबी सोचनी है तो सोचो, एसिड गलती से ज्यादा डेबिट हो गया था, तो गलती से डेबिशन ज्यादा चार्ज हो गई थी, तो अब उसको क्या करने जा रहे हैं, रिवर्स। आसान बात, रेक्टिफाइंग एंट्री देखो, एसिड कम हो रहा है, तो डेबिशन को भी कम कर लो जी, -180 वही 20%। अब जाओ जरा डेट ऑफ एरर को पकड़ो, डेट ऑफ एरर बताओ मुझे, यकम अक्टूबर 16, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर, डेट ऑफ एरर पेन सर्कल किया करो सवाल में, और ईयर एंड पे तो पहले से ही लिखा होता है आपने, ये गलती से ईयर एंड तक कितने महीने तक मामला गड़बड़ रहा, 3/12 जी। माइनस क्यों? डेप्रीसिएशन भी कम करेंगे। अब वो भी हमने अलग अलग नहीं किया था, बड़ी डिटेल से ये काम किया था हमने, ठीक है। आगे बढ़ो, नंबर 1 पे आ जाओ। नंबर 1 में 2 लैपटॉप्स परचेज ऑन यकम जुलाई, ये जरा पढ़ के बताओ, लैपटॉप वाली एडजस्टमेंट पे भी शॉर्टकट लग जाएगा क्या? नहीं, सोचते हैं क्यों? यकम जुलाई 15 को खरीदे थे पिछले साल में, यकम मई 16 पर ये ट्रांसफर हो रहे हैं। अब एक डेप्रीसिएशन जो शायद रोकनी थी नहीं रुकी, तो वो जो नहीं रुकी डेप्रीसिएशन वो तो WDV पे लगी होगी, कॉस्ट पे तो नहीं लगी होगी दूसरे साल में, इसलिए इसको तो एनसर्कल कर लो।
और कहो डिटेल्ड वर्किंग रिक्वायर्ड फॉर डेप्रिसिएशन इम्पैक्ट। और ठीक है, चलो कर लेते हैं, नो इशू। दूसरे पे आओ। मैं सिंपल कर रहा हूं चीजों को आपके लिए। देखो रिड्यूसिंग बैलेंस भी है, तो हम ये ना कहें हर एक के लिए हम डिटेल वर्किंग कर रहे हो, शॉर्टकट से काम चल रहा है। तो जी सेकंड बुलेट पढ़ें। पुराना एसेट है, 14 में इस पर रेट कॉस्ट पे लगा होगा। फिर हम तो मौजूद हैं 15-16 में, यहां पे तो WDV पे रेट लगना है। अब हुआ क्या है, वो जी हुआ ये कि एसेट को क्रेडिट करना था, नहीं किया, डेप्रिसिएशन चार्ज हो गई होगी। वो जो हो गई होगी गलत डेप्रिसिएशन, वो तो WDV पे रेट लगा होगा ना। तीसरे साल में तो WDV मेथड में कॉस्ट पे लगता ही नहीं है, तो रोक दो इसको भी, शॉर्टकट इज नॉट अवेलेबल। ये एक बार डिस्कशन होते पेपर में तो ऐसे फटाफट आप चलते जाते हैं ना, इसी साल से लेट करता है, शॉर्टकट शॉर्टकट शॉर्टकट, डिटेल डिटेल डिटेल, वो कर लेते हैं काम। नेक्स्ट थर्ड बुलेट, अ मशीन पढ़ें आप। क्या सच पढ़े? अ मशीन कॉस्टिंग 75 इज नॉट इन द लिस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट। वो कह रहे हैं वो भाई कितने फोटोकॉपी मशीन, याद आ रहा है कितने फोटोकॉपी मशीन लिस्ट में कह रहा है, सामने तो नजर आई है तो पूछ रहा है ना, कितने फोटोकॉपी नॉट इन द लिस्ट, कितने फोटोकॉपी मशीन। नहीं कहा जी थे नहीं लिखी हुई, नहीं। वो बुलाया दूसरे बंदे को, यार ये कहाँ से आई है, ये लिस्ट में तो हेड ऑफिस से जो लिस्ट आई है उसमें तो ये है ही नहीं। वो यार ये वही है जो किस दिन ये वही है जो 1 मार्च 15 को वो शोरूम से उठा के यहाँ रखी थी, खराब हो गई थी पुरानी फोटोकॉपी मशीन। ओ हाँ वो सर ये ना वो सेल्स डिपार्टमेंट को वो मियाँ साहब ने फ़ोन किया था कि ये रख दें इधर, ठीक है, तो वो हमने यहाँ पे रखवा दी थी अपनी फोटोकॉपी मशीन शोरूम से उठा के। पता कब चल रहा है, चलो तो एक इसका मतलब 1 मार्च को एक एंट्री होनी थी, वो जो आपने पढ़ी हुई है फिक्स एसेट डेबिट स्टॉक क्रेडिट, वो एंट्री ना हुई तो डेप्रिसिएशन चार्ज ना हुई। अगर डेप्रिसिएशन चार्ज होती तो किस पे होती, कॉस्ट पे। तो अगेन ये तो पहला साल ही है, ये एसेट इसी साल से रिलेट कर रहा है, ठीक है। ये जो अमाउंट है ये अमाउंट इसी साल से रिलेट कर रही है, इस अमाउंट का आना या जाना जो भी है वो इसी साल से रिलेट कर रहा है, तो शॉर्टकट से काम चलेगा। तो एडजस्टमेंट 1 का बुलेट 3 भी ऐसे ही गुजारा कर लेते हैं, ठीक है। बताओ जी, रेक्टिफाइंग एंट्री देख के बताओ बस, छोड़ो। हालांकि ये लंबी सोच भी अब समझ में आ गई है। डेप्रिसिएशन चार्ज होनी थी, एसेट डेबिट ना हुआ, डेप्रिसिएशन चार्ज ना हुई, तो आप क्या करो, चार्ज नहीं। देखो एसेट बढ़ रहा है तो डेप्रिसिएशन को भी बढ़ा लेंगे, लेकिन वो भी हम अलग अलग नहीं करते जी। 75 इंटू, लो जी डेट ऑफ एरर पढ़ो। डेट ऑफ एरर क्या है, 1 मार्च, जनवरी फरवरी निकाल दो, 1 मार्च से 31 दिसंबर तक 10 महीने जी, प्लस 12 पॉइंट। आईकेप का सॉल्यूशन देखोगे ना तो उसमें ऐसे लिखा होगा, इसके लिए आगे लिखा होगा डेप्रीसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, बढ़ रही है ना, इस पे लिखा होगा एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट रिवर्स, इसके लिए लिखा होगा डेप्रीसिएशन डेबिट, ठीक है, और सही है ना। अलग अलग एंट्रीज हैं, हम एंड पे करेंगे आंसर तो फिर भी वही आना है इंशाल्लाह, ठीक है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, अब रह गई हैं 2 एंट्रीज, 2 एडजस्टमेंट्स, बारी बारी। 1 का ही 1 है और 1 का ही सेकंड बुलेट है, तो इनका इंपैक्ट निकालने के लिए हमें वर्किंग्स करनी पड़ेंगी डिटेल्ड, और ये बहुत आसान है, ठीक है। जो ज़रा ज़्यादा पुराना नहीं है वहाँ से शुरू करते हैं, लैपटॉप ज़्यादा पुराने नहीं हैं, चले, और हैवी बुलेट हैं, 1 नहीं है, क्या बात है। इधर देखें जी, प्लीज़ 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 आप बहुत तवज्जो चाहिए। एक काम ऐसा काम है कि अब काम आता रहेगा ज़िंदगी में, सीख पहली बार रहे हैं। अच्छा मैं क्या पता नहीं क्या टेक्निकल एरर हो गई है। अच्छा जी, वर्किंग टू में मैं लैपटॉप्स जो गलत हुए इस साल में उनका डेप्रिसिएशन इम्पैक्ट निकालना चाह रहा हूँ, ठीक है जी। चलो अब इसको गलती तो तब पता लगेगी जब इस दिन तक पहुँचाएं, तो सही होना ये चाहिए था
यहाँ पे करेंगे और जो हो चुका है वो भी फिर देखकर उसका इम्पैक्ट लेंगे। तो पहले जो होना चाहिए था वही कर लेते हैं। पहले हम क्या किया करेंगे, करेक्ट ट्रीटमेंट किया करेंगे। तो बताओ जी किस दिन खरीदा था इसको, यकम जुलाई 15। कितनी कॉस्ट थी इनकी, 245। मैं कह रहा हूं पहले करेक्ट ट्रीटमेंट कर लेते हैं, ठीक है। हम करेक्ट ट्रीटमेंट कर रहे हैं इस वक्त, ऐसे जैसे गलती हुई नहीं, ऐसे जैसे गलती जी। सबसे पहले 31 दिसंबर 15 आया होगा, डेप्रीसिएशन चार्ज हुई होगी 245 20% इंटू 6/12 जी 0.5 WDV 2 बेटा 220 कह रहा है एक बच्चा, तुम 0 कह रहे हो, मुझे क्या समझ आनी है। एक 20 कह रहा है, एक 0 कह रहा है। WDV ओके, नाउ दिस इज डिस्पोजल ईयर, ऐसे ही है, यही है ना। तो ये लाजमी काम करना होता है जब डिस्पोजल हो और WDV मेथड हो, तो बस काम दे जाता है, आदत डाल ले बस। यहाँ पे ना भी काम आए तो अब लिखें, ठीक है। अच्छा, अब किस दिन ओनर साहब ये लैपटॉप उठा के घर ले गए थे, 1 मई को। तो 1 मई से ये लैपटॉप्स अवेलेबल फॉर बिजनेस यूज नहीं थे, तो मई तक की डेप्शन होनी चाहिए, ये अप्रैल तक की, ठीक है। 1 मई से तो वो ओनर के घर चले गए, तो जनवरी फरवरी मार्च और जी डेप्रीसिएशन 30 अप्रैल लिख लो, चाहे तो 1 मई लिख लो, एक ही बात है। डेप्रीसिएशन, हाँ जी सॉरी, 220.5 20% जी 4/12 14 एग्जैक्ट। ओके, ये डेप्रीसिएशन होना चाहिए थी। WDV बता दें, जरूरत नहीं है वैसे, 205 वैसे जरूरत नहीं थी, बहरहाल चलें, शायद क्यों डेप्शन की जरूरत पड़ जाए, क्यों पड़ेगी, वो तो एंट्री हो चुकी है, फिर भी लिख लो तो आदत है, ठीक है। अच्छा, अब गलती क्या हुई, इधर देखें, गलती क्या हुई। वैसे यहाँ जगह छोड़नी चाहिए थी मुझे, बहरहाल अगली अब एग्जाम्पल में छोड़ लेंगे जगह। गलती क्या हुई, इधर देखें प्लीज, बल्कि इधर ना देखें, अपनी ओरिजिनल एंट्री में देखें। एसिड क्रेडिट होना चाहिए था, खामोशी से बैठे जी, अलग अलग होके बैठने जरा थोड़ा सा, ये तीनों स्टूडेंट्स हो जाए साइड पे हो जाए। फीमेल स्टूडेंट नहीं, आपको नहीं कह रहा, आपसे पिछली सीट वालों को कह रहा हूँ, उनको पता है जिनको कह रहा हूँ। साइड पे हो जाए थोड़ा सा, इधर कोने पे हो जाए, शाबाश। हाँ हाँ, लास्ट रो फीमेल स्टूडेंट्स की। थोड़ा सा बेटा आप भी थोड़ा सा इधर हो जाए, थोड़ा सा अलग अलग होके बैठे, अपनी अपनी बुक लेके आया करें। ओके जी, ये ज़रा आप ओरिजिनल एंट्री देखें। फिक्स एसेट को क्रेडिट होना चाहिए था, हाँ कि ना, होना चाहिए था। रॉन्ग एंट्री में देखें, फिक्स एसेट क्रेडिट हुआ। अब इसका मतलब एसेट जो क्रेडिट करना था, डेप्रिसिएशन को जो रोकना था, ना वो हुआ क्रेडिट, ना वो डेप्रिसिएशन रुकी। तो डेप्रिसिएशन को रोकना था 31 अप्रैल 16 पे, पता ही लग रहा है 31 दिसंबर की शाम को जाके, तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन ने रुकना पसंद। रॉन्ग के लिए जगह नहीं बची, लेकिन मैं ऐसे करके लिखना चाह रहा हूं, ये थोड़ा सा ऐसे ही, ऐसे ये 12/12 हो गया। बाकी सब सेम रहा, ये तो सेम ही था ना, लेकिन डेप्रिसिएशन को 4/12 करना था, नहीं किया। ये यहां से मैं मिला रहा हूं, ठीक है, ये यहां से, ये जगह यहां पर होनी चाहिए थी, बहरहाल नहीं रही, माफ कर दें उसको। अगली एग्जांपल में मिटा के बेटा, नहीं अगली एग्जांपल में ना एक और भी तो है ना, वो अभी जो आप करेंगे बाद में मैं करूंगा, ठीक है, उसमें मैं फिर इस तरह से जगह बना दूंगा। तो ये रॉन्ग डेप्रिसिएशन क्या है, बता दें। रॉन्ग डेप्रिसिएशन 220 का 20% और 12/12, मतलब फ्रैक्शन मत लगाओ, मतलब उन्होंने फ्रैक्शन नहीं लगा, उन्होंने एसेट को डिस्पोज ही नहीं किया जी। 44.1 ले जी, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहां से कुछ लेकर आए, यहां से आगे लेकर चले, क्यों भाई, सब कुछ सही कर लिया है, सिर्फ एक डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट ही तो रह गया।
अब डेप्रिसिएशन एक्सेस भी हो सकती है, शॉर्ट भी हो सकती है। एक्सेस हो तो सॉरी, वो एक्सेस शॉर्ट वहीं पर देख लेंगे, ठीक है। एक्सेस या शॉर्ट को यहां पर देख लेते हैं कि क्या करना है, ठीक है। बस डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट निकाल लेते हैं, वहां पे प्लस माइनस लिख लेते हैं। इम्पैक्ट लो, आसान कर लें जरा। मुझे बताइए करेक्ट क्या है? ओरिजिनल, यही है ना ओरिजिनल, और ये रॉन्ग, ठीक है। डेप्रिसिएशन होना चाहिए थी 14, हमेशा ओरिजिनल से रॉन्ग की तरफ जाते हैं, ऐसे ही करते हैं। डेप्रिसिएशन होना चाहिए थी 14, हो गई है 44। डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज हो गई। डेप्रिसिएशन कितनी ज्यादा चार्ज हो गई? हाँ 14 है, मैं भी कहूं 14, 29.4 एक्सेस, 29.4 एक्सेस चार्ज, ऐसे ही लिख लिया करेंगे, प्लस माइनस ना लगाओ, नई मुसीबत में पड़ोगे। एक्सेस चार्ज। अब अगर डेप्रिसिएशन एक्सेस चार्ज्ड है तो रिवर्स करेंगे या और चार्ज कर देंगे? हाँ समझे हो? तो यहां पर आगे लिखोगे आप माइनस 29.4, बात समझ गए हो? ठीक है। अब आई कैप ने इसकी अलग ही इस एडजस्टमेंट के साथ एंट्री की होगी, तो क्या की होगी एंट्री? रिवर्सल। कभी भी डायरेक्ट ना बोला करो, लाइक डिसऑनर चेक, याद है मैंने कहा था कभी भी डायरेक्ट एंट्री ना बोला करो, पहले चार्ज करने की एंट्री बोलो जो अब तक याद हो चुकी है। डेप्रिसिएशन चार्ज करने की, बढ़ाने की एंट्री क्या है? डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, और रिवर्स करने की एंट्री एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट। ठीक हो गया? ओके, जरा जल्दी से अगर आप मुझे दूसरी वर्किंग ऐसे ही कर दें प्लीज, 1-1.5 मिनट में, जल्दी करें, एक्रूवल शुरू करना है आज, बुनियाद डालनी है आज इंशाल्लाह। एक्रूवल की जगह नहीं है यार, तुम एक तो तुम साथ बैठे हो जो गलत है, पहले बेंच पे जब तक रश ना पड़ा करे 6 से ज्यादा ना हुआ करो। दूसरा तुमने चिश्ती और हाजी दोनों को भी आगे बिठा लिया। यस बेटा 1 मिनट गुर गुर ना किया करें, सवाल ही नहीं आता बच्चे का मेरे तक। हाँ सही आ रहा है ना, करो जरा। तो फिर मैं सही होऊंगा ना। कहना क्या जरा, मुझे तुम्हारी आवाज ही नहीं पहुंचती है, पता नहीं क्या तुमने उधर बैठ के आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू कर दिया है। कुछ ये लोग बोलते रहते हैं, कुछ इधर से 2-3 बच्चे बोलते रहते हैं, बस आवाज नहीं आती सही। ये WDV, ये बेटा ये तो यहां तक पहुंच गई है 4 के बाद, नहीं इस वैल्यू पर 12 की डेप्रिसिएशन उसने चार्ज की है, इसमें से 4 होनी थी, इसमें से 8 गलत है, यहां पर रख के उसने थोड़ा ही डेप्रिशिएट किया है। उसने कहा अच्छा ठीक है डिस्पोजल हो गया, यहां पे रोको डेप्रिसिएशन, WDV निकालो और आगे फिर डेप्रिशिएट करो। कैसी बात कर रहे हो? उसने तो समझा ही नहीं कि डिस्पोजल है, तो वो उसी को पूरा साल डेप्रिशिएट कर गया ना। अब तुम्हारे उस बात में फर्क क्या है? वो 220 को 12 महीने डेप्रिशिएट कर गया, हम कह रहे हैं 220 को सिर्फ 4 महीने करना था, तो 8 महीने 220 पर लगाओ तो आंसर सही होगा, चेक कर लो। छोड़ो बस, जैसे कहा है वैसे कर लो। है क्या मशीन है? किस दिन खरीदी थी मशीन? 1 जनवरी।
जी कितने बच्चों ने कर लिया इम्पैक्ट कैलकुलेट? बहुत कम है, जल्दी करें, तीसरा दिन हो गया आज रेक्टिफिकेशन पे। आपने पास पेपर 22 किंग कॉन्ग लिमिटेड कर लिया था? ओके, कितने बच्चों ने कर लिया कैलकुलेट इम्पैक्ट? बाकी आप देख लें, इधर बात बहुत होगी बस। यकम जनवरी 14 को हमने एक एसेट खरीदा 800 का, 8 लाख का। 31 दिसंबर 14 तक कितना डेप्रीशिएट हुआ होगा पूरा साल? तो 8 लाख का 20% पूरा साल, 20 लिखा होगा, 160। फिर 31 दिसंबर 15 आया, फिर डेप्रीशिएट होगा। अच्छा, हमारा साल 16 का है ना? हाँ ठीक है। 800, अगर 800 ले सकते होते तो फिर हमें ये मुसीबत ही ना पड़ती। ठीक है, तो पक्का हो गया ये किस लिए हम शॉर्टकट नहीं लगा सके। और इन 2-3 पर कैसे शॉर्टकट लग गया? क्योंकि वो उसी साल, पहला साल रेट लगता है कॉस्ट पे। तो कोई रूल लिखवाया नहीं मुझसे, बन नहीं पा रहा था, शायद बन भी ना पाया। वो अजीब सा कोई 3-4 लाइनों का जुमला बने तो उससे बेहतर है बस समझ लो। ठीक है, याद रख लेना, शॉर्टकट हमेशा लगाने की कोशिश करनी है। स्ट्रेट लाइन में तो हमेशा लग भी जाएगा, रिड्यूसिंग बैलेंस में जब एसेट पुराना चला आ रहा हो तो फिर मुश्किल है, क्योंकि सब्सिक्वेंट ईयर्स में रेट ने WDV पे लगना होता है। ओके जी, 640 इंटू पूरा साल 128 WDV। अब आ गया है हमारा रेलेवेंट ईयर। ठीक है, चलो 31 में 15 भी लिख लो। अब किस दिन ये किस दिन ये इक्विपमेंट वो बारिश हुई थी और बह गया था? दिसंबर 16। डेट नहीं लिखी हुई, डेट नहीं लिखी हुई। ठीक है, चलें ठीक है, डेट ना लिखी हुई हो। एक तो वैसे उसूल बता दूं, अगर बिल्कुल भी कुछ नहीं बताया होगा ना, एक ज़िंदगी में उसूल याद रखना, ज़िंदगी में उसूल याद रखना, तो हमने एडिशन हो या डिस्पोजल हो पहला दिन अज्यूम करना है साल का। और ये उसूल आपको आज इंट्रो में सिखा रहा हूँ, ये आपको ज़िंदगी में FAR 1 में भी यही अप्लाई होता नज़र आएगा, FAR 2 में भी यही अप्लाई होता नज़र आएगा, फाइनल की अकाउंटिंग में भी यही अप्लाई होता नज़र आएगा, चेंज नहीं होगा। इसलिए इसको लिख लो आज, जहन के ऊपर भी, दिल के ऊपर भी, कॉपी के ऊपर भी। वैसे तो डेट गिवन है दिसंबर को तो हमने वैसे ही इग्नोर करना होता है, वो मैंने बता दिया था, वो अलग रूल है। ठीक है, लेकिन ये वाला रूल वैसे ही, अगर दिसंबर भी ना लिखा हो तो क्या करना है, तो ये पता तो बताना भूल गया था, किसी वक्त में बता देना चाहिए था। बहरहाल लिखे, अगर सवाल में डेट ऑफ एडिशन / डेट ऑफ डिस्पोजल गिवन ना हो, अगर सवाल में
डेट ऑफ एडिशन स्लैश डिस्पोजल ना गिवन हो तो हम हमेशा, मैंने हमेशा ये रूल लिखवा रहा हूं, इसमें चेंज नहीं आएगी, ठीक है। तो हम हमेशा साल का पहला दिन अज्यूम करेंगे। तो हम हमेशा साल का पहला दिन, साल का लिखो उसूल। ये यहां तो कोई मसला ही नहीं था, यहां पे तो मैंने कहा था दिसंबर को लेना ही नहीं है हमने, उसने खुद कहा हुआ दिसंबर को डेप्रिशिएट नहीं करना। मैं जनरल रूल लिखवा रहा हूं जिंदगी के लिए। अगर सिर्फ लिखा होता डिस्पोजल हुआ है, दिसंबर भी ना लिखता तो है डेट गिवन नहीं। ये तो डेट गिवन है भाई, ठीक है। तो ये एक जनरल रूल लिखवा रहा हूं क्योंकि आज इंक्लूड कर रहा हूं चीजें, ओके। और कुछ चीजें पेंडिंग होंगी वो लिख दूँ आपके लिए, नोट कर लीजिएगा। नया टॉपिक शुरू करके इनको साथ साथ चलाएंगे फिर, क्योंकि आप बोर कर रहे हैं ये, ठीक है। तो क्या कह रहा था मैं, सवाल में डेट ऑफ एडिशन या डेट ऑफ डिस्पोजल गिवन ना हो तो हम उसे साल का पहला दिन अज्यूम करते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होगा जरा सुन लो। सवाल ने कहा एडिशन है और डेट नहीं बताई तो सारा साल डेप्रिशिएट करोगे, और सवाल ने कहा डिस्पोजल है और डेट नहीं बताई तो एक दिन भी डेप्रिशिएट नहीं करोगे, ठीक है। और ये उसूल है जब सवाल में डेट गिवन ना हो, हमेशा लगेगा, सारी जिंदगी लगेगा, हर सवाल पे लगेगा, ये गलत साबित नहीं होगा इंशाल्लाह, ठीक है। ओके चलें, ये तो वैसे ही बात कर दी। यहां पे तो दिसंबर लिखा हुआ था तो दिसंबर एक्सक्लूडेड था, वैसे भी वो कह रहा था प्रायर टू डिस्पोजल ऊपर लिखा हुआ था उसने, डेप्रिसिएशन को हम रोक देते हैं, ठीक है। तो बहरहाल बात पता नहीं कहां से कहां चली गई। इसका मतलब मैं यहाँ पे 30/11 लिख सकता हूं क्योंकि दिसंबर की तो डेप्रिसिएशन लेनी ही नहीं हमने, 16 फिर वही जी 30/11/16, ठीक है। तो हम डेप्रिशिएट करेंगे इसको 512 को 20%, 11/12 जी 90.87। अच्छा सुनो बेटा, प्लीज चुप करो, WD बता दो, बातें ना किया करो। 4113। अच्छा अब ये तो है सब करेक्ट। अब गलती क्या हुई जरा जाके देखो। ओरिजिनल एंट्री कह रही है एसिड को क्रेडिट करना था, रॉन्ग एंट्री कह रही है कोई नहीं हुआ। मतलब डेप्रिसिएशन को जो 11वें महीने पे रोकना था वो नहीं रुका और पूरा साल। बिल्कुल इसी तरह से ये यहाँ पे असल में लिखना था ना, मैंने ऐसे, ये मैंने ऐसे लिखना था, ये तो होना था और ये हो गया। ये तो यार फिर मैं भूल जाता हूँ यार, तुम मुझे आज क्लास के बाद दिखा क्यों नहीं देते ये अभी, ठीक है। ओके नो मेंशन, जस्ट लेट मी सी। ओके जी, टेल मी द wrong depreciation। 2 एग्जैक्ट 1 भी है नहीं। अच्छा सुने, अब बात समझ आ गई है मेरे ख्याल से, सुन लें आप जरा ध्यान से, सुने जरा ध्यान से। ये एक्सेस या शॉर्ट डेप्रिसिएशन चार्ज होना चाहिए थी 93 की, हो गई 102 की, तो डेप्रिसिएशन एक्सेस चार्ज अगेन क्या है, एक्सेस चार्जड कितने से 53। अब सही बताएंगे तो सवाल के सॉल्यूशन से फिगर्स मैच करेंगी, वरना फिर कहोगे ये शायद गलत है, इसलिए एग्जैक्ट बताओ। 8.53 एक्सेस चार्ज, ये है निकला हमारा डेप्रिसिएशन का। तो दुआ करना रेक्टिफिकेशन आए तो स्ट्रेट लाइन मेथड हो, और अगर रिड्यूसिंग बैलेंस हो तो पुराने साल की ज्यादा एडजस्टमेंट्स ना हो। चलो एक आदि की तो खैर है, सीख तो लिया, टाइम बड़ा लग जाता है। तो एक्सेस चार्जड, एक्सेस चार्ज हुई है तो रिवर्स करो माइनस। अच्छा वो जो हमने रूल बनाया था ना कि रेक्टिफाइंग एंट्री में एसेट क्रेडिट हो रहा हो तो डेप्रिसिएशन भी कम होगी, रूल आज भी वही लगा है, चेक कर लो, आजमा लो, देख लो। देखो रेक्टिफाइंग एंट्री में दोनों, इन दोनों रेक्टिफाइंग एंट्रीज में बुलेट 1 और 2 की रेक्टिफाइंग एंट्री में एसेट क्रेडिट हो रहा है, देख लो, डेप्रिसिएशन भी क्रेडिट हो रही है। उसूल अपनी जगह कायम है, मसला सिर्फ ये था कि हमारे पास कॉस्ट नहीं थी कि हम उसको इस तरह से
निकाल सकते शॉर्टकट से ही, वरना जहां तक लगा हमने। अच्छा, अब सोल्यूशन जब किताब में देखोगे तो उसमें मैंने आपको बताया उसके अंदर हर एक की अलग अलग डेफिनेशन, एक्सपेंस डेबिट, एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेशन क्रेडिट, accumulation debit, depreciation expense credit, depreciation expense debit, accumulation credit, accumulation debit, depreciation expense credit and same। लेकिन नहीं भाई एक रह गया था ना, सो ऑन क्यों, लेकिन हमने टाइम बचाना है, हमने टाइम बचाना है। आप कहोगे नंबर नहीं मिलेंगे, अभी मिलवाता हूं नंबरों को, ठीक है। हमने टाइम बचाना है। आ जाओ यहां, नेट करके बताओ। -30.4, ये एक ही बार एंट्री कर दो। डेप्रीसिएशन को क्या करना है, रिवर्स, ओ इधर करना है, रिवर्स करना है। तो चार्ज की एंट्री बोलो पहले, डेप्रीसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, रिवर्स करने की एंट्री डेप्रीसिएशन एक्सपेंस कितने से जी, 4। ठीक है। अब पता है क्या होगा, आप क्या करोगे, आप यहां पे वर्किंग 1 का जैसे ही रेफरेंस दोगे ना, आपको सारे नंबर यहां पे आके मिल जाएंगे, क्योंकि उसको पता लग गया है कि आपको जब रिवर्स करने की एंट्री आती है तो चार्ज की तो पहली बात है, फिर चार्ज रिवर्स आपने यहां से नेट किया है, आपको ये पता था तो ये सब काम किया है। तो अगर 5 नंबर मिसाल के तौर पे इसके थे तो 5 नंबर यहीं पे मिल जाएंगे, और अगर नहीं फिगर सही होगी मैच कर रही तो वो यहां पे आएगा, यहां पे आएगा, वो कहेगा 1 सही है, 2 सही है, 3 भी सही है, ओ नहीं आता था, नहीं तो कोई बात, 3 के नंबर फिर भी मिल जाएंगे, ठीक है। अगर 5 थे तो 3 फिर भी मिल जाएंगे, तो कट जाएंगे, ठीक है। तो हम अपना टाइम बचाएंगे, हमने ऐसे नहीं करना। अब जरा जल्दी से सोल्यूशन ओपन करो, जल्दी से, टाइम नहीं है, सोल्यूशन ओपन करो और कैलकुलेटर हाथ में करो, मैं प्रूव कर दूं कि हमने बिल्कुल सही काम किया जैसे सवाल में हुआ है। ये सोल्यूशन सबके सामने है, ओके। कैलकुलेटर हाथ में, सिर्फ डेप्रीसिएशन की एंट्री, कोई एक चीज कर लो ऐड, डेप्रीसिएशन कर लेते हैं, ठीक है। डेप्रीसिएशन अगर डेबिट हो रही हुई तो प्लस लिखना, क्रेडिट हो रही हुई तो माइनस लिखना। करें शुरू। नंबर 1, ये आखिरी एंट्री नहीं पढ़नी, अगले सफे पे क्लोजिंग एंट्री है, उसको देखना भी नहीं है, गुनाह मिलेगा अभी, ठीक है। ये मेरे पे उधार है जी। सबसे पहले डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट हो रहा है, लिखो कैलकुलेटर पे 29.4 प्लस 29.4 लिखा। दूसरी एडजस्टमेंट में जाओ, -8.533, आप लोगों ने 9 ये राउंड करवाया, अच्छा नहीं 533 नहीं ना लिखवाया जी, -8.533, अच्छा 53 लिखो आप, -8.53 क्रेडिट हो रही है डेप्रीसिएशन, ओके जी। पहली भी -29.4 -8.53, जो भी आपने लिखा हुआ है, आगे बढ़ो। डेबिट है +4 ही है ना, मुझे नहीं नजर आ रहा, उल्टी बुक में तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। ये सारी डेप्रीसिएशन का इंपैक्ट यही होगा। देखो एडजस्टमेंट 1 ये पड़ी है, -29.4 है, यहां पे भी है, वहां पे भी है। आगे बढ़ो, यहां से देख लो, आगे बढ़ो। सेकंड एडजस्टमेंट में 8.533 उसने राउंड नहीं किया, आपने राउंड करके बताया मुझे, बस ये फर्क है। 8.5 माइनस माइनस, रिवर्स हो रही है ना, माइनस। आगे बढ़ो, तीसरी में ये 12.5, थर्ड में तीसरा बुलेट हो गया। उसके बाद उसने ये वाली रखी होगी +4, बढ़ रही है 4 से। उसके बाद आखिरी में जाओ, -9 रिवर्स हो रही है। तो वही अलग अलग एंट्रीज थी, हमने यहां पर एक ही एंट्री कर दी। आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पेंडिंग कॉन्सेप्ट्स, एक तो ये होमवर्क लाजमी करना है, मैंने यहां पे हेडिंग बनाई थी, कहां गई पता नहीं। चले सुने 2 मेथड्स ऑफ डेप्रीसिएशन, एक आउटपुट मेथड कहलाता है, दूसरा सम ऑफ ईयर्स डिजिट। ऐसे ही फजूल से ये तो फिर भी कुछ काम का है, ये बिल्कुल ही फजूल सा है, करना तो है बहरहाल, क्योंकि MCQ ही ना आ जाए कोई, ठीक है। एक तो ये 2 मेथड्स पेंडिंग है, ये अब ऐसे नहीं होगा कोई एक फुल क्लास होगी, ये जिस दिन मुझे कुछ पढ़ाते हुए कॉन्सेप्ट पूरा हो गया, 5 मिनट मिल गए, मैंने इनमें से एक करा दिया, ये ऐसे ही है 5-5 मिनट के, ठीक है। उसके बाद जिस पे अभी 20 मिनट लगने हैं, 1 क्वेश्चन
हैविंग कॉन्सेप्ट ऑफ फुल्ली डेप्रीशिएटेड एसिड। मैंने कहा था आपको याद नहीं, मुझे याद है, ये सवाल करना है, आप भूल गए। ठीक है, अभी अभी कोई चीज याद आई, भूल गई, चले। हाँ, क्लोजिंग एंट्रीज, यही लिखना था, क्लोजिंग एंट्रीज। ये किसी एक टॉपिक में करवाऊंगा तो ये भी बात कर लेंगे। ठीक है, मजीद हर टॉपिक के साथ ये पॉइंट हो सकता है आखिरी पेज के ऊपर, तो ये लाजमी लिखना इसलिए ज़रूरी है कि घर जाने से पहले इनमें से कुछ नहीं बचना चाहिए। तो मेरे एंड पे सिर्फ रहे बात तो शायद मैं भूल भी जाऊं, बतकाज़ा बशरियत, लेकिन 100-125 बच्चे में से किसी को तो याद रहेगा। बहरहाल ये जैसे जैसे हो जाया करेंगे हम उसको टिक करके आगे बढ़ जाया करेंगे, फिर एंड पे जाके देख लेंगे अगर कोई चीज़ रह गई है तो उसको भी करेंगे। ठीक है, ओके। अब एक और काम भी करना है आपने। अब मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आप क्लास असाइनमेंट नंबर 2, कौन सा लेक्चर, लेक्चर नंबर पता नहीं, लेक्चर नोट्स। ठीक है जी, आप लोगों को जहमत ही नहीं हुई, किसी एक बच्चे को पूरी क्लास में जहमत नहीं हुई, लेक्चर नंबर ही लिख लें। बहरहाल 19 था। ठीक है जी, उस वक्त बताया नहीं तुमने। ये आपने 4 क्वेश्चंस करने हैं होमवर्क में और हेडिंग बनाए एक्रूअल्स एंड प्री पेमेंट्स। बस मैं ये चाहता हूं कि हम बात शुरू कर लें ताकि बोर ना हो हम मजीद। मुबारक हो, इसीलिए कहना चाह रहा हूं, मुबारक हो गया खत्म। सबसे लेंथी आपका यही टॉपिक था इंट्रो में, इसीलिए मैंने 2-3 चीजें छोड़ दी। शायद मैं 40-45 मिनट लगा दूं या शायद एक लेक्चर और लगा दूं, तो मैक्सिमम इतना ही है, ये सारी चीजें उड़ जाएंगी। पर अब हजम नहीं हो रहा, नींद आ रही थी। कुल्लू जदीदुन लजीज, नई चीज पढ़ेंगे, मजे की लगेगी। दिखाना है मुझे। पॉलिसिया समझ आई है? मेरे ख्याल में क्लास असाइनमेंट का सेकंड क्वेश्चन आपके लिए अब कुछ भी नहीं, पहले ही हो गया था। चलो देखो, ना करना, नाराज क्यों होना बेटा, अभी क्लास के बाद ना, मैंने कहा था क्लास के बाद। ये आपकी शायद एक तो आपकी बुक के अंदर जो सॉल्यूशन थे उनमें ओरिजिनल लिखकर रॉन्ग नहीं लिखा गया था, सिवाय एक एडजस्टमेंट के शायद जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि ओरिजिनल लिख के रॉन्ग में सब में हमारे क्रॉस ही आ रहे थे। ठीक है, एक सिर्फ पेएबल वाली एडजस्टमेंट थी जिसमें जरूरत पड़नी थी ओरिजिनल रॉन्ग को कंपेयर करने की, वो भी ज़बानी की जा सकती थी। ठीक है, तो रेक्टिफाइंग एंट्रीज वाला कॉलम जो है, सुन लो गौर से, अहम बात ये भूल गया था, करनी चाहिए थी। ये जो रेक्टिफाइंग एंट्रीज है, ये कॉलम दरअसल रिक्वायर्ड होता है जिसके नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो तीनों कॉलम एक ही सफ़े पे लाना मुश्किल होगा। आईकेप के पर्चे की मेरे ख्याल से विड्थ इससे भी थोड़ी सी कम होती है। ठीक है, जो आईकेप का पेपर आपको मिलेगा उसके इस तरफ भी मार्जिन होता है, इस तरफ भी मार्जिन होता है, तकरीबन विड्थ इतनी ही होती है। तो आप अगर उस पर 3 कॉलम बनाने लगोगे तो फिर वो अदसा लेकर उसको पढ़ेगा। ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास से पढ़ना पड़ेगा उसको, तो ऐसे नहीं करना। अब उसका हल क्या है? एक हल ये, आप उसको लैंडस्केप करें, लेकिन उसमें फिर ये दूसरा मसला आ जाएगा कि 2 एडजस्टमेंट से आगे कहाँ जाओगे, फिर ऐसे चलोगे, फिर सफ़ा ये दोगे, फिर एक सफ़ा छोड़ोगे। तो सबसे आसान हल ये है कि रिक्वायरमेंट होती है रेक्टिफाइंग एंट्रीज, एडजस्टिंग एंट्रीज, गलती को सही करने वाली एंट्रीज। ओरिजिनल और रॉन्ग रिक्वायर्ड नहीं होती। तो क्या करोगे? वर्किंग ओपन मेन पेज, रेक्टिफाइंग एंट्रीज की हेडिंग दोगे और वर्किंग में सिर्फ 2 कॉलम बना लोगे, ओरिजिनल रॉन्ग, ओरिजिनल रॉन्ग करते जाओगे, एंड पे वहां से उठा लोगे।
ओरिजिनल रॉन्ग से सवाल पूछ के रेक्टिफाइंग, ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग। तो मेन पेज पे रेक्टिफाइंग एंट्रीज रिक्वायरमेंट होगी, वर्किंग में ओरिजिनल और लिखना चाहो तो लिख लो, समझ आ गई है तो याद रखना। जी बिस्मिल्लाह। आपने हेडिंग बना ली, आप कहोगे जी स्पेलिंग ही नहीं आते हमें। एक्रूअल्स एंड प्री पेमेंट्स एक टॉपिक है। कोशिश करूंगा कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस की बात हो जाए, जितनी समझ आ जाए फबीहा, ना समझ आए तो एक सवाल होमवर्क में जो दिया होगा उसके साथ लड़ झगड़ के आओगे मंडे को, तो फिर इंशाल्लाह हम होंगे, आप होंगे और ये पढ़ाई होगी। ओके हाँ, तो अभी कुछ बचा है, ये 3 चीजें नहीं होंगी बस। जो एब्सेंट था उसको बाहर सजा दी जाएगी सबके सामने, मिल ले अभी क्लास के बाद। ओके जी प्लीज सुने। क्या लिखा? एक्सपेंस। ठीक है, एक्सपेंस की क्या एंट्री होती थी अगर कैश में पे करते हैं तो? एक्सपेंस डेबिट, एक होता है एक्सपेंस, ये लिखना नहीं, कुछ भी नहीं लिखना अभी, जो लिखना है वो लिखवाऊंगा। एक होता है एक्सपेंस खुद, एक होता है एक्सपेंस खुद, पता नहीं वो इस तरफ क्यों आ रहा है, थोड़ी देर में पता लग जाएगी। एक होता है एक्सपेंस खुद, एक होता है एक्सपेंस की पेमेंट, और एक होता है पीरियड के एंड पे एक्सपेंस का कम पे होना या ज़्यादा पे होना, जिसको मैंने पेएबल की एंट्री कहा था आपको। एक्सपेंस अगर सर्विसेज यूज अप कर ली, गुड्स यूज कर ली या सर्विसेज यूज अप कर ली तो एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लो। अगर पैसे पे कर दिए तो कैश क्रेडिट कर देना, नहीं तो पेएबल क्रेडिट करना। याद आ रहा है? ठीक है, तो इसका मतलब एक एक्सपेंस और एक और एक्सपेंस। तो एक्सपेंस में से 3 चीजें निकलती हुई नजर आ रही हैं। एक्सपेंस खर्चे को भी कहते हैं, फिर उस खर्चे की पेमेंट भी एक इशू है, फिर उस खर्चे में अगर जितनी पेमेंट होनी थी वो ना हुई, कम हुई तो पेएबल आ जाता है, या जितनी पेमेंट नहीं हुई, नहीं करनी थी उससे भी ज़्यादा कर दी, प्री पेमेंट भी तो होती है। ये प्री पेड सारिफीन जो मेरे सामने सारे बैठे हैं, ये क्या करते हैं, ये 100 रुपये का कार्ड लोड करते हैं पहले, अब एक्सपेंस करना है पर पे पहले किया है, तो एक्सपेंस कभी प्री पे भी हो जाता है और कभी एक्सपेंस पेएबल भी होता है। जो पोस्ट पेड वाले होते हैं, जो बिलिंग वाले होते हैं, या घर का टेलीफोन जो है उसका बिल क्या होता है, महीना पूरा इस्तेमाल करने के बाद आता है, जी इतने यूनिट्स हुए, इतना लाइन रेंट, इतना ये, इतना वो। ठीक है, तो एक्सपेंस कभी जितना हो बिल्कुल उतना पे हो जाता है, कभी एक्सपेंस जितना हो उससे कुछ कम पे होता है, और कभी एक्सपेंस जितना हो उससे भी ज़्यादा पे हो जाया करता है। तो बहरहाल एक एक्सपेंस है, एक उसकी पेमेंट है, और तीसरा उसके पेमेंट की रेंज है, कभी कम कभी ज़्यादा। तो अकाउंटेंट्स ये है वो ये कहते हैं कि ये 3 लेजर्स अलग अलग बनाने की बजाय इन तीनों को एक ही लेजर में कंसोलिडेट कर लो, इकट्ठा कर लो और एक्सपेंसेस का एक ही लेजर बना लो। ठीक है जी, मान लेते हैं एक्सपेंसेस का एक लेजर बना लेते हैं। ठीक है जी अकाउंटेंट्स, क्या ही बात है आपकी, हम तो मुश्किल आसान कर दी लग रहा है। यहाँ पे एक्सपेंसेस लिख लें, एक्सपेंस लिख लें, उन्होंने कहा हाँ एक्सपेंस लिख लो। ठीक है, अब स्टेप्स तो मैं बाद में लिख पाता हूं, पहले मैं थोड़ी सी इस पे बात करना चाहूंगा। अभी अभी आपने ये बात बताई थी कि एक्सपेंस की पेमेंट जो हो, कैश में जो पेमेंट करते हैं उसकी एंट्री क्या होती है, एक्सपेंस डेबिट। ये स्टेप्स मैं बाद में लिखवाऊंगा। ठीक है, स्टेप्स और हैं, ये तो मैं आपकी तरतीब जिस तरह से बचपन से आप चले वैसे चला रहा हूं अब। ठीक है, एक्सपेंस की पेमेंट की एंट्री है एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। ठीक है, अगली बात, अगर एक एक्सपेंस हमने इनकर कर लिया, मतलब बिजली इस्तेमाल कर ली,
और उस बिजली की पेमेंट अभी तक हमने नहीं की, तो वो क्या बन जाएगी? पेएबल एसेट होता है ना, पेएबल एसेट होता है, पेएबल लायबिलिटी है। अच्छा, तो लायबिलिटी तो आएगी क्रेडिट साइड पे, क्लोजिंग, क्लोजिंग पेएबल नहीं, नहीं पेएबल इधर क्या है आता, इधर एसेट आता है। डेबिट बैलेंस मत को, बी कॉन्फिडेंट, इतनी जिंदगी गुजर गई अब तो अकाउंटिंग में एसेट्स ही होते हैं जिनका डेबिट बैलेंस होता है और लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस। इसका मतलब अगर कोई एक्सपेंस क्लोजिंग डेट पर पेएबल है तो वो पेएबल लायबिलिटी को कहते हैं, इस तरफ आएगा। ठीक है, तो फिर अगर कोई पिछले पीरियड के एंड पे पेएबल था, एक्सपेंस थोड़ा ही है कि ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा, पेएबल तो लायबिलिटी है, तो इसका मतलब अगर ओपनिंग पेएबल होगा तो वो किस तरफ आएगा? असल में अब ये पता लग गया ना, अब प्रीपेड एसेट तो फौरन बता लोगे, क्या करें? चलें जी, हमने एक खर्चा, ये कॉन्सेप्ट तो डिस्कस होता रहेगा अगले 2 दिन तो ये चलेगा। हमने एक एक्सपेंस अभी इनकर ही नहीं किया, क्या मतलब? हमने एक मकान किराए पे लिया या एक दुकान किराए पे ली और अगले, अभी 31 दिसंबर में हम मौजूद हैं, हम 30 जून पे हमने ये दुकान ली थी, पूरे 1 साल का किराया दे दिया था। अब 6 महीने गुजर गए, 6 महीने एंड हो गए, हमने 6 महीने की सर्विसेज दे ली। अब 31 दिसंबर की शाम को हम खुद को लायबल फील कर रहे होंगे, बोझ महसूस कर रहे होंगे खुद पे, पूरे साल का किराया दिया हुआ है हमने, 6 महीने बाद हम बोझ महसूस कर रहे होंगे। फिर सुनो बात, आधों ने तो सवाल ही नहीं सुना होता, यूं करके बैठे, पता नहीं क्या बात। हमारा साल है 1 जनवरी 19 से शुरू हुआ और 31 दिसंबर 19 तक चलेगा। हमने यहाँ पर 12 महीने का किराया पे कर दिया अपनी दुकान का, एडवांस। ठीक है, अब 6 महीने गुजरे, हम यहाँ पे मौजूद थे, 6 महीने गुजर चुके हैं, हम खुद पे बोझ महसूस कर रहे हैं, बोझ, हम खुद को एंटाइटल्ड फील कर रहे होंगे, खुशी, एक जोम, क्या ये जोम बोला है, आइन था, ठीक है, क्या जोम, अगले 6 महीने तक हमने ये शॉप इस्तेमाल करनी है और हमने इसके कोई पैसे, बोझ तो महसूस हो रहा होगा मालिक दुकान को या मालिक मकान को, जो ये कह रहा होगा लो जी अगले 6 महीने तक इसने दुकान पे बैठे रहना है और पैसे नहीं देने, क्योंकि उसने एडवांस में पैसे लिए थे, लायबिलिटी उस पे थी। पढ़ेंगे इनकम में जाके, अभी तो एक्सपेंस की बात कर रहे हैं। इंशाल्लाह मंडे को अगर ये बिल्कुल कंक्लूड हो गया तो ट्यूसडे को जाकर हम इनकम के बारे में यही सब कुछ पढ़ेंगे, पर इनकम इसी का रेप्लिका होगा, इसलिए एक्सपेंस समझ में आ जाए अच्छी तरह से तो इनकम को इंशाल्लाह आसानी से कर लेंगे। ठीक है, ओके। अब अगर 31 दिसंबर 19 में हम खड़े, मैं मिसाल ले लेता हूं, ये 2019 है, ऐसे ही मिसाल ले लो, ठीक है, तो हम 31 दिसंबर 2019 में खड़े हैं और हमने अगर कोई एक्सपेंस ज्यादा पे कर दिया है, अभी हमने अगले साल का भी एक्सपेंस आज ही पे कर दिया है, तो ये क्या है? और जो आपने 500 वाला 600 वाला या 400 वाला जितने का भी पता नहीं पैकेज लगता है, वो आपने महीने के शुरू में लगा लिया तो खुद को एंटाइटल्ड फील करोगे कि अब अगला 1 महीना हमने ये सब यूज करना है और कोई पैसे, तो आपने ये जो एडवांस में पे कर दिया है ये आपके पास क्या है? एसेट। प्रीपेड सार्फिन आपके पास क्या होता है? ये एक एसेट होता है, एक रिसोर्स होता है, एक असासा होता है, आपका पैकेज आपका जान से भी प्यारा असासा होता है, ऐसे ही है। तो अगर क्लोजिंग डेट पे हमारे पास कोई ऐसा एक्सपेंस है जो हमने अभी इनकर करने से भी पहले पे कर दिया है, तो हम खुद को एंटाइटल्ड फील करेंगे, हमारे पास एक एसेट है। तो एसेट का क्लोजिंग इधर ही आता है ना, किस तरफ लिख लूं? एसेट क्लोजिंग यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस नहीं है, डेबिट बैलेंस है, लेकिन बैलेंसिंग फिगर कहाँ आ रही होती है? क्रेडिट साइड। क्लोजिंग प्रीपेड कह लो, तो फिर यहां पर क्या होगा? तो कोई एक्सपेंस प्रीपेड भी हो सकता है, ओपनिंग में भी। तो भाई
किधर बैठे हो? अगर एक्सपेंस हमने पिछले साल के एंड पे भी ऐसे ही हो सकता है ना कि हमें पिछले साल के एंड पे इतना एक्सपेंस पे कर दिया हो जो अभी तक इनकर ना किया हो, तो एक्सपेंस प्रीपेड भी हो सकता है, पेएबल भी हो सकता है। अगर क्लोजिंग में हो सकता है तो ओपनिंग में भी हो सकता है। ठीक है, सही है। चलो अब स्टेप्स लिखो। एक चीज रहती है इस लेजर के अंदर, एक ज़हन में बात आ रही होगी इस वक्त, ये क्या बात हुई, ये एक्सपेंस एक ही वक्त में इतना सब कुछ कैसे हो सकता है? भाई वैसे तो नॉर्मली ऐसा नहीं होगा कि आपको जो लेजर आए उसमें एक ही वक्त में एक्सपेंस में ये दोनों चारों चीज़ें हों, लेकिन ऐसा हो सकता है। तो कभी हो भी जाएगा सवाल में, कैसे हो सकता है? हमने 5 दुकानें किराए पे ली हुई हैं, 3 दुकानों का किराया हम एडवांस में पे करते हैं, 2 का किराया हम बाद में। अब जो 2 दुकानें हैं पीरियड एंड में उनका किराया पेएबल होगा और जो 3 है उनका प्रीपेड होगा। तो है तो वही रेंट एक्सपेंस, वो एक वक्त में प्रीपेड भी है, एक ही वक्त में पेएबल भी है। ठीक है, बहरहाल लिखें स्टेप्स फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑफ एक्रूवल्स। तो बेसिकली तो इसका असल नाम तो मैं कहूँ इस कॉन्सेप्ट का, इस चैप्टर का होना चाहिए तो वो सिर्फ एक्रूवल्स होना चाहिए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट एक्रूवल है, जो एक्रूवल कॉन्सेप्ट हमने पढ़ना है एंड पे जाके एक दिन ढेर सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं ना, तो वहाँ पे मैं इसकी डेफिनेशन भी लिखा रहा हूँगा। अब वो पता होगा हमें, उसके ऊपर 2-3 दिन लगाए होंगे, तो इसलिए मैं थ्योरी स्टार्ट में नहीं करवाता, मैं सारे कॉन्सेप्ट साथ साथ जो आते थे पढ़ाता जाता हूँ, फिर एंड पे आपको एक जगह इकट्ठे कर देता हूँ कि पर्चे में जाने से पहले पढ़ लेना। ठीक है, ओके, क्या लिख रहे थे हम? स्टेप्स फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑफ एक्रूवल। स्टेप नंबर 1 लिखें, वी विल राइट ओपनिंग। ये ऐसे ही है जैसे डिस्पोजल के स्टेप्स लिखे थे, याद है? और जब एक बार स्टेप्स लिख लिए थे, 2 दिन उनको जरा पका कर लिया था, तो फिर चाहे एक्सचेंज आया था, चाहे बुक वैल्यू पे एसेट अकाउंट बना था और उसका डिस्पोजल आया था, हमें कोई परेशानी लाहक नहीं हुई थी। तो प्लीज लिख लें जरा ध्यान से। स्टेप नंबर 1, वी विल राइट ओपनिंग, वी विल राइट ओपनिंग बैलेंसेस। अच्छा, मेरा तो दिल कर रहा है साथ साथ इसको अप्लाई भी करते चले। बुक्स नहीं है एक्रूवल वाला टॉपिक? हाँ भाई साहब तैयार हो? अमजद साहब आप भी अगर सुन रहे हैं अगर कुछ, तो मुझे चाहिए वो बुक जिसमें एक्रूवल हो। लेके आओ एक्रूवल का प्रैक्टिस क्वेश्चन 1, अमजद आई थिंक नाम होगा उसका, वो मुझे 2 मिनट में चाहिए। वैसे तो बच्चों की छुट्टी होने वाली है, 2 मिनट में आ जाओ जी। ओपन कर लें, बुक नहीं है? ओहो, कौन सा वॉल्यूम है वो 1 है? ओहो, वापस चले गए। ओहो, कोई बात नहीं, खैर है, लेके आओ ना। तुम क्या मुंह देख रहे हो? जब तो ले भी आओ। अब तो कह रहा है ओहो करी जा रहा है, लगता है छड़ देगा। छड़ना नहीं है नानू। स्टेप 2 लिख के फिर चले स्टेप्स लिख लेते हैं जब तक सवाल आ जाएगा। मैंने तो कहा था साथ साथ अप्लाई कर लेंगे बेटा। प्रैक्टिस क्वेश्चन 1, चलो ये वाला है समीर वाला, लेकिन ये बच्चे ने जो किया हुआ है ये किसी और से किताब ले लेना। ठीक है, अपने पास भी होनी चाहिए आपकी किताबें, दोनों वॉल्यूम्स हर वक्त जी। स्टेप 2 लिखें, स्टेप 2 लिखें। ये हो गया स्टेप 1। हम स्टेप 1 क्या किया करेंगे, सवाल में अगर ओपनिंग गिवन होंगे तो वो लिख लेंगे, इस तरफ भी होंगे। ठीक है, आगे लिखें स्टेप 2। स्टेप 2, रिकॉर्ड कैश। वी विल रिकॉर्ड कैश। ये तो हो गया हमारा स्टेप। अब इसके आगे थोड़ी सी तफसील लिखनी है। while recording cash, उर्दू में लिखवाता है, परेशान तो नहीं हो रहे? चलो ठीक है। अच्छा हाँ में सो इंग्लिश है सर, उसमें भी आधा इंग्लिश होता है, लेकिन फिर भी आप कंफर्टेबल तो हो जाते हो, थोड़ा सा तो कंफर्टेबल हो जाते हो जी। बाल चलें, आप लिख लें, फिर उर्दू तर्जुमा बाद में कर दूंगा। वी विल रिकॉर्ड कैश, आगे लिखो while recording cash
we will ignore while recording cash. We will ignore the period covered by the payment while recording cash. We will ignore the period covered by the payment. आगे स्लैश डाल दें और थोड़ी सी जगह छोड़ दें. जब इनकम की बात करूंगा तो जाहिर सी बात है रिसीट हो रही होगी, ठीक है ना. इसलिए वो लिखो ना, अभी बस स्लैश डाल के थोड़ी सी जगह छोड़ दो. यहाँ पे स्टेप में आके लिखवा दूंगा, ठीक है. तो while recording cash we will ignore the payment period covered by the payment. इसका मतलब ये है, अगर एक उर्दू जुमले में ये याद रखना चाहो, हमारे साल में जेब से पैसे निकले तो रिकॉर्ड करने हैं, चाहे अगले 20 साल के पैसे इकट्ठे पे कर दिए हों और चाहे 12 महीने में से सिर्फ 1-2 महीने के पे किए हों. ठीक है भाई, वही क्वेश्चन है जो आपको दिखाया है मिस्टर समीर वाला, प्रैक्टिस क्वेश्चन. जी कॉपी करवा लें, दे देंगे इनको. ठीक है, मतलब कि हमने जो पेमेंट ने पीरियड कवर करना है उसको हमने नहीं ध्यान में लाना जब दूसरा स्टेप परफॉर्म कर रहे हो. हमारे साल में हमारी जेब से पैसे निकल गए तो हमने रिकॉर्ड करना ही करना है, जो मर्जी हो जाए. अब वो पेमेंट चाहे 1 महीने की है, चाहे 1 साल की है, चाहे 10 साल की है, चाहे 50 साल की है, हमारे पीरियड में अगर कैश क्रेडिट हुआ है तो हमें लाजमी रिकॉर्ड करना होगा. तो पेमेंट रिकॉर्ड करते हुए हम पेमेंट ने जो पीरियड कवर किया हुआ है उसको इग्नोर कर देना है. क्लियर है ये बात? तो स्टेप 2, वी विल रिकॉर्ड कैश. व्हाइल रिकॉर्डिंग कैश वी विल इग्नोर पीरियड कवर्ड बाय द पेमेंट. ठीक है जी. स्टेप 3 लिखें. वी विल कैलकुलेट क्लोजिंग. We will calculate closing balance. ठीक है, we will calculate closing balance. अच्छा, अब ये तो हो गया स्टेप ब्रॉडली देखा जाए तो. अब इसकी भी वैसे ही तफसील लिखनी है जैसे we will record cash की लिखी थी. ठीक है, तो लिखें आगे. क्या लिखवाया था? we will calculate closing balance. ठीक है, आगे लिखें. while calculating closing balance. अब करना कैसे ये बता रहे हैं, क्या करना है. ठीक है, while calculating closing balance we will take, while calculating closing balance we will take last payment. We will take last payment and check the period covered by this payment. While calculating closing balance we will take last payment, हम last payment को पकड़ लेंगे. ठीक है, and check the period covered by this payment. अब ये तो हो गया, चलें स्टेप भी पूरा हो गया. अब क्या चेक करेंगे? सुन लो, लिखवाना हो तो लिखवा भी दूंगा. सुनो क्या कह रहे हैं हम. क्लोजिंग कैलकुलेट करने के लिए पेमेंट को पकड़ लेना है और उस पीरियड को चेक करना है. क्या मतलब? हमने यहां कोई पेमेंट की थी मिसाल के तौर पे, ठीक है, और वो पेमेंट आगे 3 महीने रहते थे, वो पेमेंट सिर्फ 1 महीने की थी. पीरियड कवर्ड बाय इज स्टिल हेयर. अब आखिरी पेमेंट जब यहां तक आई है तो इसका मतलब ये वाला एक्सपेंस क्लोजिंग में कुछ पेएबल रह गया होगा. बात समझ रहे हो? आखिरी पेमेंट को पकड़ा, उसकी रेंज चेक की. अगर
तो एक्सपेंस की रेंज हमारे साल से पहले गिर जाती है, रुक जाती है। तो इसका मतलब ये एक्सपेंस इस साल में कुछ ना कुछ पेएबल रह गया है। और अगर ये आखिरी पेमेंट अगले 6 महीने की थी तो हमारे साल से भी आगे निकल रही है, तो इसका मतलब ये हमारे साल से आगे निकल गई, तो क्लोजिंग में क्या है, प्रीपेड। तो ये मतलब कैलकुलेट क्लोजिंग बैलेंस, एंड व्हाइल कैलकुलेटिंग क्लोजिंग बैलेंस वी विल टेक लास्ट पेमेंट, ठीक है, वी विल टेक लास्ट पेमेंट एंड पीरियड कवर दिस पेमेंट, ठीक है। ब्रैकेट में तो लिख लो, इफ पेमेंट पीरियड एंड्स बिफोर ईयर एंड, इफ पेमेंट पीरियड एंड्स, देखा ना, अब अंग्रेजी में बातें लंबी हो जाती हैं। इफ पेमेंट पीरियड एंड्स बिफोर ईयर एंड, देन देयर इज क्लोजिंग पेएबल। लिखो बिफोर ईयर एंड। अब मुझे क्या पता क्या लिखवाया मैंने, और तुमने उर्दू लिखनी शुरू कर दी। अब इफ पेमेंट पीरियड एंड्स बिफोर ईयर एंड, देन देयर इज क्लोजिंग पेएबल, देन देयर इज अ क्लोजिंग पेएबल। पेमेंट पीरियड passes the year end, and if the payment period passes our year end hour, and if the payment period passes our year end, then there is a closing prepaid. बच्चे चले जाएंगे, फिर आएगा। हाँ, मैं फिर लिखवा देता हूँ, किसी एक बच्चे से पकड़ लेता हूँ, ये लिखा दे यार, इधर सुना। ओके, प्लीज सुन लें सब बच्चे, अब सुन लें ध्यान से। वी विल कैलकुलेट क्लोजिंग बैलेंस। कैसे? While calculating closing, we will take last payment and check the period covered by this payment, ठीक है। If payment period ends before our year end, आवर भी लिख लो बीच में, अच्छा हो जाएगा। If payment period ends before our year end, अब हम यूं लिख लेंगे, मिसाल के तौर पे एक पेमेंट थी यहां पर और वो पहले एंड हो गई, ये मैंने कहा जी ये हमारा ईयर एंड है, ठीक है। हम ये छोटी सी तस्वीर भी बना सकते हैं इसके साथ जो हमने लिखा होगा। इफ पेमेंट पीरियड एंड्स बिफोर आवर ईयर एंड, देन देयर इज अ क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। एंड इफ द पेमेंट पीरियड, मिसाल के तौर पे यहां पे कोई पेमेंट की 10,000 की, एंड इफ द पेमेंट पीरियड passes our year end, then there closing prepaid। ये वैसे जबानी समझा दिया था आपको, ठीक है, कि कोई एक्सपेंस हमने एडवांस में पे कर दिया तो आज एसेट है, प्रीपेड कहेंगे, ठीक है। And if payment period passes our year end, then there is a closing prepaid। तो ये लिखने का भी तरीका होता है, अगर पूरा जुमला पहले ना हो, आप एक लफ्ज सुन के लिखना चाहते हैं, ऐसे थोड़ी होता है, ठीक है। ओके, लिखो स्टेप 4। क्वेश्चन नहीं था ना, वरना साथ साथ अप्लाई करते हैं, अभी क्वेश्चन आता है तो अप्लाई कर लेते हैं। ये क्या है? स्टेप 4, सॉरी ये स्टेप 3। ओपनिंग में प्रीपेड भी हो सकता है, पेएबल भी हो सकता है। ओपनिंग में प्रीपेड भी हो सकता है, पेएबल भी हो सकता है। ऐसे ही क्लोजिंग में भी हो सकता है। साल के शुरू में प्रीपेड हो, एंड पे पेएबल बन जाए, साल के शुरू में पेएबल हो, एंड पे प्रीपेड बन जाए। तो ये स्टेप 1, ये स्टेप 3।
अब देख लें आपकी पेमेंट की रेंज क्या है। क्लोजिंग में पेएबल साल को निकल गई, ठीक है। स्टेप 4 लिखें, स्टेप 4 लिखें, बैलेंसिंग फिगर विल बी टेकन टू लॉस अकाउंट। खत्म बात। बैलेंसिंग फिगर विल बी टेकन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इधर देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर आएगी, ठीक है। अब सुने, ये इस तरफ क्यों आ रही होगी, देखें। अब ये लेजर में से कैसे समझे, हम इस एक्सपेंस को निकाल देते हैं। अब एंट्री वही हो रही है जैसे डिस्पोजल अकाउंट में होती थी, एक्सपेंस डेबिट कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये क्लोजिंग एंट्री कुछ इस तरह से ही होती है, इंशाल्लाह जब सिखाऊंगा तो क्लोजिंग एंट्री हो रही होती है। बराबर क्या किया हमने, इस एक्सपेंस को यहां से निकाल के प्रॉफिट एंड लॉस में प्रेजेंट किया था ना, तो आपको नहीं कि हमने कैरी डाउन लिख के लेजर में ले जाना है, फिर वहां एक ही बात है, ठीक है। तो ये एंट्री क्या बन रही है, जैसे डिस्पोजल का गेन लॉस आया था, यहां पर अगर क्रेडिट साइड पे आता था तो आप क्या कहते थे, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, एक्सपेंस जाता था। ये आज भी वही हो रहा है। ये एक्सपेंसिव का लेजरा, लेजर नहीं, ये लेजरा, इसमें सब कुछ है, इसमें प्रीपेड भी है, इसमें पेएबल भी है, इसमें पेड भी है, इसमें एक्सपेंस भी, इसमें तो इस एक्सपेंस के लेजरा को आपने क्रेडिट किया और प्रॉफिट एंड लॉस को क्या कर दिया, डेबिट, ठीक है। सही हो गया। इसको जल्दी से नोट करें, क्वेश्चन आने दें, सिर्फ पढ़ लें, मैं करवाता नहीं हूँ, ट्राई खुद कर लीजिए, क्वेश्चन लेके जाइएगा, अकाउंट में आ रही जल्दी। अच्छा जी सुने, जल्दी 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 जल्दी। टॉपिक तो खत्म हो गया, प्रैक्टिस ही करनी है, टॉपिक खत्म हो गया, लेकिन अभी सिर्फ एग्रीमेंट्स का, अभी एक्सपेंसिव के साथ होता है, इसकी प्रैक्टिस करेंगे प्लीज। ट्रायल के डिफरेंस को देखेंगे, क्वेश्चन आपको भी मिलेगा बाहर, इस क्वेश्चन का सीन सुन लें, बाहर नहीं मिलेगा तो अभी क्लास में मिलेगा आपको, ठीक है। पास पेपर नहीं है, प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस सेट नंबर 1, नाम है इसका अमजद, ये नाम अमजद है मुझे पता।